Hello student, good morning to all of you. This is Manish Parikh in front of you. कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग सबको भाई, कैसे हो? आज बच्चों हम हमारा नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि कौन सा है? पी ब्लॉक। क्योंकि टर्म फर्स्ट के अंदर हमारा पी ब्लॉक दे रखा है बेटा, इसलिए मैं पहले पी ब्लॉक को कवर कर रहा हूँ। और पी ब्लॉक काफी थोड़ा लेंथी भी है, लेकिन इसमें ये है कि इसमें ज्यादा चीजें याद करने वाली रहेंगी आपको, है ना। ट्रेंड्स हो गए, ऑर्डर्स हो गए, स्ट्रक्चर होगी, रिएक्शंस होगी, ये ज्यादा चीजें मामला इसमें याद करने वाला है ना। तो आप फोकस से अच्छे से देखिए और इस चीजों को याद कीजिए। ठीक है बच्चों? हाँ जी, करें स्टार्ट हमारी क्लास आज की। तो आज हमने स्टार्ट करना है बेटा क्या? पी ब्लॉक। हम पढ़ेंगे क्या? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक आपको पता है हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसको क्लासिफाई किया गया अलग अलग ब्लॉक्स में, है ना। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में हमें पता है बेटा हमारे पास कौन कौन से ग्रुप आते हैं? 13 to 18, यानी कि 13th ग्रुप आएगा, 14th आएगा, 15th आएगा, 16th आएगा, 17th आएगा और 18th आएगा। 13th ग्रुप बोरॉन फैमिली हो जाती है, 14th ग्रुप कार्बन फैमिली हो जाती है, 15th ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली हो जाती है, 16th ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली हो जाती है, 17th ग्रुप क्लोरीन फैमिली हो जाती है और 18th ग्रुप क्या हो जाता है हमारे पास बेटा? हमारी जो नोबल गैसेस है वो हो जाता है ना। अब ये देखो 13th और 14th ये तो हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास के अंदर। ये दो ग्रुप हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर तुमने मेरे साथ साथ पढ़ा हो तो, मतलब मैं पढ़ा चुका हूँ, तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये पता नहीं, है ना। 13th और 14th को इस चैप्टर के अंदर हमें 12th में कौन से पढ़ने हैं? 15th to 18th ग्रुप हमें पढ़ने हैं बेटा। ठीक है, 15th ग्रुप टू 18th ग्रुप हमें पढ़ना है। और शुरुआत हम कहां से करेंगे? नाइट्रोजन फैमिली से करेंगे, जो कि 15th ग्रुप है। ठीक है, सबसे पहले हम जनरल अगर बात करें तो हम बात करें 15th to 18th हमारा पढ़ना है। अब 15th ग्रुप में अगर मैं बात करूं कौन कौन से एलिमेंट होते हैं 15th ग्रुप में? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इनकी जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कैसे होते हैं बेटा? हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स। आर्सेनिक और एंटीमनी कैसे होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं, है ना, जिनके पास क्या होती है? मेटल और नॉन मेटल दोनों की नेचर होती है। और लास्ट जो बिस्मथ है हमारे पास वो कैसा होता है? मेटल होता है। तो और देखो जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसका एकमात्र ब्लॉक है पी ब्लॉक, जिसके अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड सब मिलते हैं। बाकी जनरली हमें मेटल्स ही मिलते हैं, है ना। तो पी ब्लॉक जो है उसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड दोनों मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं बच्चों में तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP3। इसका 15th ग्रुप का, 15th ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP3। दैट मींस इनके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना। और ये देखो ध्यान से देखो NP3 ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी है। कैसा है? हाफ फील्ड। तो आपको हाफ फील्ड और फुली फील्ड के बारे में पता होगा कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। तो NS2 NP6, ठीक है, NS2 NP3। ठीक है, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू द हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल की वजह से क्या होता है? इनका एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, इन सब की अगर बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करूं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारे पास? हीलियम, ये होता है 2s2 2p3। ठीक है, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास? 7। फिर होता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? नियॉन, 3s2 3p3, 3s2 3p3। फिर आता है हमारे पास आर्सेनिक, As। इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा हमारे पास कितना? 33। ये क्या हो जाता है हमारे पास? ऑर्गन, 3d10 4s2 4p3। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। फिर आर्सेनिक के बाद में आ जाता है बेटा कौन सा? एंटीमनी, बिस्मथ। ये होता है 51 हमारे पास। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रिप्टॉन। फिर आ जाएगा 4d10 5s2 5p3। फिर एंटीमनी के बाद में हमारे पास आ जाता है बिस्मथ। ये होता है हमारे पास 83। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जीनोन, 4f14 5d10
6s2 6p3। इन सब के क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इनके क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब कुछ हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, जो जनरल प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले एटॉमिक साइज एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। तो हमें पता है बेटा इन जनरल है ये तो कि अप टू डाउन जाओगे किसी भी ग्रुप के अंदर, अप टू डाउन जाओगे तो बताओ भाई साइज के अंदर क्या चेंज होएगा, फटाफट से बताओ, पढ़ चुके हो 11th में बहुत अच्छे से। ग्रुप में अप टू डाउन जाने पे साइज में क्या वेरिएशन होता है बताइए फटाफट से, यस कमेंट कीजिए फास्ट। ग्रुप में अप टू डाउन जाने से साइज में क्या वेरिएशन होता है, यस बच्चों साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, शेल इंक्रीज होते हैं, तो हमारे पास जनरल क्या होता है, साइज भी इंक्रीज होता है, ठीक है बेटा। डाउन टू द ग्रुप द एटॉमिक और आयनिक रेडिया इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इनर शेल्स ऑफ द, ठीक है, और शील्डिंग इफेक्ट, इनर शेल की वजह से और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। देखो शील्डिंग इफेक्ट वगैरह जिसको नहीं पता वो एक बार अपनी वीडियोस देखें, चैप्टर 11th की जो मैंने 3rd चैप्टर पढ़ाया हुआ है बेसिक टर्मिनोलॉजीज आयनाइजेशन एंथैल्पी वाली में, उसमें सारा कुछ क्लियर कर रखा है। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट जनरली होता क्या है वैसे बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे नाम आया है ना कि जो हमारा इनर शेल्स होता है और उसकी वजह से और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। शील्डिंग इफेक्ट में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। शील्डिंग इफेक्ट होता है बेटा कि जैसे ये हमारा कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एटम है और इसके अंदर एटम के अंदर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारा वैलेंस शेल है, इस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये शेल है और इसके इनर शेल में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। एक बार एज इट इज एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, है ना। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, देखो बेटा ये न्यूक्लियस है, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करना चाहिए, सभी इलेक्ट्रॉन्स पे बराबर से अट्रैक्शन फोर्स इसको शो करना चाहिए, यानी कि जिस अट्रैक्शन फोर्स से ये फर्स्ट शेल को अट्रैक्ट करना चाहिए उसी से सेकंड को और उसी से थर्ड को। लेकिन होता क्या है कि ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसका जो वैलेंस शेल पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो जितना लगना चाहिए उतना नहीं लगता, उससे कम लगता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला शेल और ये वाला शेल, ये क्या करते हैं, इसकी पावर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। दैट मीन्स ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, इस पर जो इतना अट्रैक्शन फोर्स लगना चाहिए ये उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। दैट मीन्स ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये बाहर वाले को क्या कर देते हैं, शील्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, शील्ड कर देते हैं। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, जनरली शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ बेटा शील्डिंग इफेक्ट, हाँ जी। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस तो क्या होगा, डाउन टू द ग्रुप जाने पे क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हमने, द इंक्रीज इन साइज फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस। बस इसमें ट्रेंड की बात है बेटा, किस किस तरीके से ट्रेंड वेरी करता है। नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस इज कंसिडरेबल व्हाइल फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मिथ ओनली अ स्मॉल इंक्रीज, यानी कि नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस जाते हो वहां पे तो साइज क्या होता है बेटा, बहुत इंक्रीज होता है, हाईली इंक्रीज होता है, वहां पे तो साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। लेकिन जैसे ही आगे जाते हो आप उससे, किससे, हमारे पास आर्सेनिक टू बिस्मिथ जाते हो, वहां पे साइज जो होता है वो बहुत ही स्मॉल चेंज होते हैं। ऐसा क्यों, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जाते हो तो यहाँ पे तो साइज क्या होता है, काफी इंक्रीज होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन आर्सेनिक से बिस्मिथ जाते हो तो यहाँ पे जो साइज में इंक्रीज आता है वो बहुत ही कम आता है बेटा। ऐसा क्यों, ऑब्जर्व ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल विच आर पुअरली शील्डेड। अब होता क्या बेटा, आर्सेनिक से बिस्मिथ में जाते हो तो यहाँ पे देना आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हमने लिखा था डी ऑर्बिटल्स इंक्रीज इन्वॉल्व हो जाते हैं, डी और एफ ऑर्बिटल्स। अब होता क्या है बेटा, डी और एफ ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, जो मैंने अभी बताया ना आपको, शील्ड करने का, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट करने का जो इफेक्ट होता है वो कम होता है। यानी कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेंगे, कम शील्ड करेंगे, कम शील्ड करेंगे तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उन पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे देखो अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे डी और एफ ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेंगे, कम शील्ड करेंगे, कम शील्ड करेंगे तो दैट मीन्स इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस बाहर वाले पे ज्यादा होगा। अट्रैक्शन अगर ज्यादा हुआ तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। इसमें अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। न्यूक्लियस खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे साइज का इफेक्ट क्या पड़ता है, कम पड़ता है। नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस साइज काफी इंक्रीज होता है, बट आर्सेनिक टू बिस्मिथ साइज बहुत ही कम इंक्रीज होता है ड्यू टू द कंप्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल। क्लियर हुआ बेटे ये, हाँ जी बेटा क्लियर हो गया ये पॉइंट कि आर्सेनिक टू बिस्मिथ कैसे डिक्रीज होता है, कैसे इंक्रीज होता है। उसके बाद में आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी पहले तो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन की बात करूं बेटा, जस्ट अ मिनट, सॉरी।
आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने बता रखा है बहुत अच्छे से कि आइसोलेटेड गैसेस एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम, ठीक है, फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल, इसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा? देखो, डाउन टू द ग्रुप जाओगे, साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है न्यूक्लियस पे वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और अगर अट्रैक्शन कम होगा तो आपको एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी। तो डाउन टू द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जिसको भी बेटा आयनाइजेशन एनर्जी वाली पूरी वीडियो देखनी है, 11th क्लास चैप्टर 3 में आयनाइजेशन एनर्जी का पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है, वो अच्छे से देखिए। डाउन टू द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आपस में कम होता जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाती है बच्चों? कम होती जाती है। ओके, ये सारा 11th वाला ही मैटर है, सारा 11th वाला माल आ रहा है, ठीक है। अब देखना बेटे, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं मैं तो आयनाइजेशन एनर्जी में एक बात देखना कि अगर मैं एक नॉर्मल ट्रेंड की बात करूं तो हम एक ग्रुप की बात करते हैं, जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। साइज क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है। लेकिन ध्यान देना, अब होना तो ये चाहिए था कि आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है? साइज डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी हाँ इंक्रीज होनी चाहिए, यही होता है, ठीक है। तो हमारे पास होता क्या है? जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, देखो ये आयनाइजेशन एनर्जी वाले में मैंने बता रखा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? सेकंड उसी एक इलेक्ट्रॉन जिसमें से निकाला है, जैसे आपने ए था हमारे पास, इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ए प्लस बन गया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आई ई फर्स्ट, दैट मीन्स इसको आपने आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट दिया। इसी ए प्लस में से आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बन गया? ए प्लस टू। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम कहते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा उसको? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, तो मैं अगर कंपेयर करूं कार्बन और नाइट्रोजन की, तो फर्स्ट जो कार्बन और नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी, उनका ऑर्डर देखिए किस तरीके से वैरी करता है बेटा। Because of the extra stable half-filled p orbitals, electronic configuration and small size, the first ionization enthalpy of 15th group 15 element is much greater than that of group 14 element। यानी कि कार्बन के 14th, ये जो कार्बन है जो हमारा ग्रुप 14 है, उससे बहुत ज्यादा होती है किसकी? 15th ग्रुप की। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से। कार्बन के अंदर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2p2 होता है और नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है? 2p3 होता है। तो ये 2p3 जो है वो हाफ फिल्ड है और बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है ग्रुप 14 से। क्लियर हुआ? तो ग्रुप 14 से जो नाइट्रोजन फैमिली है, 15th ग्रुप है, उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके बेटो, क्लियर है ये? ये दिखा रखा है, कार्बन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2p1 होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2p2 होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किसकी होगी ज्यादा? वो नाइट्रोजन की होगी, ठीक है। उसके बाद करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको बता रखा होता है, क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉन्ड के, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, उसको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, मान लीजिए दो एलिमेंट है ए और बी, इनके इस शेयर्ड जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कैसे वेरिएशन आता है? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है बच्चों? डिक्रीज होती है, ठीक है। ये जनरल ट्रेंड्स है, जनरल प्रॉपर्टीज है, ओके। फिर इनके अकेरेंस की बात कर ले तो N2 किस फॉर्म में रहता है? जनरली हमारे पास N2 वैसे तो कई नाइट्रेट वगैरह की फॉर्म में भी रहता है, लेकिन जनरली किस फॉर्म में होता है? नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में होता है, जो कि कितने परसेंट है? 78% है। और कुछ एक मैंने बताया कंपाउंड्स की फॉर्म में NaNO3, KNO3 इनकी फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। फॉस्फेट जो एग्जिस्ट करता है बेटा, अकेर मिलता है हमें, वो किस फॉर्म में मिलता है? मिनरल्स की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। एपेटाइट फैमिली इसको बोलते हैं। जैसे फ्लोरो एपेटाइट, फॉर्मूला क्या हो गया? Ca4PO46 CaF2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये किस फॉर्म में मिलता है? मिनरल की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। और फॉस्फोरस का क्या काम होता है? एसेंशियल, ये जो एलिमेंट होते हैं बेटा प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, प्रेजेंट इन बोन्स एज वेल एज इन लिविंग सेल्स, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स की फॉर्म में मिलता है। फिर बात करें हम किसकी? आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ की। ये बहुत ही कम
पाए जाते हैं, वेरी अबंडेंट होते हैं, ये वेरी अबंडेंट एलिमेंट्स हैं। देयर इंपॉर्टेंट सोर्स आर सल्फाइड्स अपियरिंग एज ट्रेस इन अदर ओर्स, दूसरे ओर्स के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये मिलते हैं। आर्सेनोपाइराइट, बिस्मथ ग्लांस, इस तरीके के ये हमारे पास क्या होते हैं, ओर्स होते हैं बेटा, उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीनों वैसे तो बहुत ही कम मिलते हैं ना, जनरली नेग्लिजिबली मिलते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चन बेटा, कुछ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी बेस्ड है और काफी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल दैट इज N2 while phosphorus exists as tetraatomic that means P4, एक्सप्लेन। कि हमें बताना है कि नाइट्रोजन तो कैसे एग्जिस्ट करता है N2 की फॉर्म में, लेकिन फास्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है P4 की फॉर्म में, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, इसलिए समझने के लिए देखो बेटा, नाइट्रोजन का साइज हमें पता है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में इस तरीके से एग्जिस्ट करता है ना, और P4 जो है वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या होता है, नाइट्रोजन क्या फॉर्म करता है बेटा, पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। नाइट्रोजन के जो पाई बॉन्ड्स हैं उनको बोलते हैं पी पाई बॉन्ड्स। पी पाई का मतलब इस नाइट्रोजन का भी पी ऑर्बिटल यूज हुआ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, इस नाइट्रोजन का भी पी ऑर्बिटल यूज हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, पी पाई बॉन्डिंग। अब होता क्या है, नाइट्रोजन का साइज होता है छोटा बेटा, हमें पता है नाइट्रोजन का साइज कैसा होता है, छोटा होता है। साइज छोटा होने की वजह से इनके बीच में, अब हमें पता है देखो एक्सियल ओवरलैपिंग आपको पता है कुछ इस तरीके से होती है, मैं पढ़ा चुका हूँ 11th क्लास के अंदर आपको अंदर बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से। एक्सियल ओवरलैपिंग इस तरीके से होती है, फिर होती है हमारी लेटरल ओवरलैपिंग जिससे आपका पाई बॉन्ड बनता है। अब नाइट्रोजन का साइज होता है बेटा छोटा, छोटा साइज होने की वजह से ये इजीली क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। लेकिन फॉस्फोरस के ऑर्बिटल्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा होने की वजह से इनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग जो होती है वो पॉसिबल नहीं हो सकती, इसलिए ये क्या नहीं फॉर्म करते, ये पाई बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं। जो फॉस्फोरस है वो पाई बॉन्डिंग नहीं बनाता, पाई बॉन्डिंग नहीं बनाता, इसलिए ये क्या करता है, पॉली एटॉमिक शेप के अंदर क्या रहता है, एग्जिस्ट करता है। और नाइट्रोजन के अंदर क्या होते हैं, पाई बॉन्डिंग होती है, इनका साइज छोटा होता है, इसलिए पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। पाई बॉन्ड भी कौन सा, पी पाई बॉन्डिंग कर लेते हैं, इसलिए किस फॉर्म में रहते हैं, डाइएटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये क्या है, इट इज बिकॉज phosphorus cannot form p multiple bonding because of diffused nature of large 3p orbitals। p orbitals का साइज ज्यादा होता है तो वो क्या नहीं कर पाता, वो आपका बॉन्डिंग नहीं करता, which do not lead to the effective overlapping, उसकी वजह से इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती। नाइट्रोजन कैन फॉर्म p multiple bond because of 2p orbital is smaller in size can overlap side wise effectively। क्या कर लेता है, साइज वाइज इफेक्टिवली ओवरलैप कर लेता है और क्या बना देता है, वहां पे पाई बॉन्ड बना देता है। क्लियर हुआ भाई कि नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है और फास्फोरस P4 की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, सबको क्लियर हुआ? इसको बोलिए बच्चों, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हमने बेसिक बातें की हमारे आज। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया देखो, सबसे पहले हमने पढ़ लिया क्या, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, साइज के बारे में पढ़ लिया, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया, एटॉमिक और आयनिक रेडियस के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, ये बेसिक हमने इंट्रोडक्शन कर लिया किसका, पी ब्लॉक का। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल काइंड ऑफ चैप्टर सा पड़ता है बेटा, इसके अंदर हमें काफी सारी स्ट्रक्चर्स, काफी सारी रिएक्शंस याद करनी पड़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। और प्लीज शेयर किया करो वीडियो को, फिर से कह रहा हूं मैं, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो भाई। ठीक है, तो हैप्पी लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे बच्चों।